श्री राधा रमनो विषयते। सो आईसीआई ने स्टैट्यूटरी अपडेट्स रिलीज कर दिए, तो आज हम आईबीपी की जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स हैं प्लस जो अमेंडमेंट्स है वो मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। ये जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स आईसीआई ने रिलीज करे वो मैंने इस पार्ट में कवर करे, और जो अमेंडमेंट्स है ये हमारी बुक में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थे। सो उनको भी मैंने कवर कर लिया है कि इनकेस अगर आपने नहीं देखी हो, आपने किसी और से ली वो क्लासेस, तो भी आपका काम हो जाए। तो मैंने वो अमेंडमेंट्स भी यहाँ पे कवर कर दी ताकि आप इन पे स्पेसिफिक फोकस भी कर पाए, और अगर आपने कहीं और से लिया है तो भी आपका काम हो जाए। तो ये अमेंडमेंट्स हमारे कंसेप्ट में ऑलरेडी कवर्ड थे, बुक में ऑलरेडी कवर्ड थे, बट स्टिल मैंने इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया। और जो ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स हैं ये टोटली एडिशनल वाले कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखो, पहला स्टैट्यूटरी अपडेट इज अ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कि जो बैंक्स पीनल चार्जेस अप्लाई कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होगा जीएसटी में। तो आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस रिलीज करे और आरबीआई ने कहा जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, मतलब जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, अब उनको क्या करना पड़ेगा, पीनल इंटरेस्ट की जगह उन्हें, अगर कोई बोरोवर क्या करता है, अगर कोई बोरोवर डिफॉल्ट करता है, जैसे कोई आपको ईएमआई पे करनी थी और आपने ये ईएमआई मिस कर दी, तो आपसे पीनल इंटरेस्ट की जगह अब क्या कलेक्ट किया जाएगा, पीनल चार्जेस। अब इससे दिक्कत क्या हुई, इससे क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब इंटरेस्ट की बात आती है तब तो हम जीएसटी में क्या कह देते हैं कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट के नेचर में अगर पेमेंट कलेक्ट किया जा रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं जीएसटी में। पर अगर यही पीनल चार्जेस कलेक्ट होंगे तब क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल चार्जेस को तो हम फिर एग्जाम नहीं करते हैं, हम तो टैक्सेबल कर देते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, क्या सिर्फ ये जो चेंज इन टर्मिनोलॉजी हुआ है और उससे थोड़ा ट्रीटमेंट का भी चेंज हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपने जैसे पहले क्या किया, पहले तो ऐसा होता था कि अगर मान लो 3 मंथ्स का डिले कर दिया, सो से आपसे 12% इंटरेस्ट से आपसे पीनल इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाएगा, या 18% इंटरेस्ट से कलेक्ट किया जाएगा पीनल इंटरेस्ट। अब पीनल चार्जेस में क्या होगा, सपोज आपने 1 लाख का डिफॉल्ट किया है, अब इसमें पीनल चार्जेस से उन्होंने 5000 प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। सो अब इसमें आपसे 5000 के चार्जेस कलेक्ट होंगे, वहां पे कैलकुलेशन बेस्ड होता है एक तरीके से समझ लो, और अब पीनल चार्जेस के फॉर्म में इसका कलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस पीनल चार्जेस पे क्या जीएसटी लगेगा, दिस क्वेश्चन अराइजेस, एंड नाउ दे हैव क्लैरिफाइड कि नहीं, इसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये इसलिए कलेक्ट नहीं हो रहे, जिसे हम शेड्यूल 2 में कवर कर देते हैं ना, कि अगर आप इस चीज को टॉलरेट कर रहे हो तो उसको भी हम सप्लाई मान लेते हैं। पर जो ये पीनल चार्जेस कलेक्ट होते हैं ना, इसके अगेंस्ट हम कोई एडिशनल सर्विस दे रहे हैं क्या ये पीनल चार्जेस किसी सर्विस के अगेंस्ट है? नहीं, ये पीनल चार्जेस एक्चुअली is to deter such non-compliances, such basically defaults। तो ये डेटर करने के लिए है नॉन कंप्लायंसेस को, ये डिफॉल्ट्स ना हो इसलिए चार्ज किया जा रहा है, ना कि किसी सर्विस के अगेंस्ट। अगर कोई सर्विस ही नहीं है तो फिर सप्लाई कैसे हुआ, नो सर्विस मीन्स नो सप्लाई। अगर सप्लाई ही नहीं है तो फिर जीएसटी किस बात का, ये क्लैरिफाई किया। अब यहाँ से देखो कि इन दोनों को रिप्लेस करना है, बैंक्स एनबीएफसी जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, आरबीआई इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे क्या करेगी, पीनल इंटरेस्ट को पीनल चार्जेस से रिप्लेस कर देगी, जो भी बॉरोवर नॉन कंप्लायंस कर रहा है उसके लिए। कब से इफेक्टिव हुआ ये, 1 जनवरी 2024 से अप्लाई हुआ। तो इसका इंटेंट क्या है कि आपको क्रेडिट डिसिप्लिन, कि आप नॉन कंप्लायंस ना करो, आप ये जो ईएमआई पेमेंट पे डिफॉल्ट कर रहे हो ये ना करो, तो इसको प्रमोट करने के लिए पीनल चार्जेस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। सीबीआई ने क्लैरिफाई किया कि ये जो पीनल चार्जेस है ये किसी एक्ट को टॉलरेट करने का पेमेंट नहीं है। सो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इट इज टू डेटर सच कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीचेस रादर देन पेमेंट फॉर अ सेपरेट सर्विस। सो इस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हमने
आपको अरेंजमेंट दिया, बोरोइंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी, उसका इंटेंशन क्या था कि आप उसको परफॉर्म करोगे, आप पेमेंट टाइमली करोगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमने इसलिए किया था कि हम परफॉर्मेंस करेंगे रादर देन ब्रीच। ब्रीच के लिए कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करता है कोई, या आप ब्रीच कर दो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, नबड़ी। सो यहाँ पर ब्रीच के लिए इंटेंशन से कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। जब हम बोरोइंग इसलिए थोड़ी दे रहे कि सामने वाला ब्रीच करेगा, इसलिए जब कोई पेमेंट आप ब्रीच के लिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए नहीं किया लेकिन आपको पेमेंट ब्रीच के लिए मिल रहा है, तो फिर उसके अगेंस्ट कोई सर्विस नहीं हुई, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज द क्लैरिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अमेंडमेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और एक और बात सुन लो कि मैं अभी सीरीज 2 स्टार्ट होने वाली है 25 जून से। सो I am going to incorporate lot of amendments in the question paper of IDT specially। मैंने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, amendments आने के बाद अच्छे से amendments डाले थे and people, students liked it so much। So इस बार भी मैं ऐसा ज़रूर करने वाली हूँ कि आपको amendments का अच्छा खासा कवरेज हो जाए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। So अगर आपको इंटरेस्टेड हो, आप कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम लेवल फील लाना है, तो आप टेस्ट सीरीज पर ट्राई कर लेना क्योंकि आपके लिए सच में यूजफुल रहेगी। ठीक है, अब चार्ज अंडर जीएसटी मैंने इसको चैप्टर वाइज डिवाइड भी कर रखा है। सो हम नेक्स्ट क्या अमेंडमेंट है, स्टैट्यूटरी अपडेट है, आरसीएम की एंट्रीज में स्टैट्यूटरी अपडेट है। ठीक है, सो एक चेंज तो हुआ है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के रिगार्डिंग। उसमें क्या हुआ है, पहले ये बोलता था सप्लायर कोई भी हो और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म होगी तो क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, ये बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म आरसीएम में डिग देगी। पर अब इन्होंने कह दिया है कि जो सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तभी हम आरसीएम यहाँ पर इम्प्लाई करेंगे। विच मीन्स कि पहले तो क्या होता था कि अगर एक कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी तो ये पार्टनरशिप फर्म लायबल हो जाती थी, पर अब पार्टनरशिप फर्म इस केस में लायबल नहीं होगी। अब इस केस में फॉरवर्ड चल जाए, पहले यहाँ पे आरसीएम आया करता है। सो अब कौन सा केस कवर हो सकता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनरशिप फर्म को दिया है तो आरसीएम आ सकता है। ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म ने कंपनी को दिया है तो आरसीएम आ सकता है, या फिर मान लो किसी इंडिविजुअल ने दिया है पार्टनरशिप फर्म या कंपनी को तो आरसीएम आ सकता है। मतलब ऑल इन ऑल जो आपका सप्लायर है वो क्या होना चाहिए, वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। ठीक है, सो अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, कंपनी के अलावा होगा, तो यहाँ पर आरसीएम हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और रेसिपिएंट ध्यान रखना, रेसिपिएंट भी पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में से एक होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट में से एक पर तो ही आरसीएम लगता है। ठीक है, एक और अमेंडमेंट आया है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाले कॉन्सेप्ट में। इसमें क्या अमेंडमेंट आया है कि सप्लायर तो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, ठीक है, पर जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट में ये अमेंडमेंट है कि सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन तो होना चाहिए लेकिन कंपोजिशन वाले के अलावा। तो कंपोजिशन वाला पर्सन अगर होगा सामने तो आरसीएम नहीं आएगा, तो आरसीएम नहीं आएगा। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये तो हो गया अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये तो जीएसटी कहाँ से लगाएगा। और इधर हमने कह दिया कि आरसीएम भी मत लगाओ कंपोजिशन वाले पे, तो ना तो इस पे आरसीएम लगा और ना ही इस ट्रांजैक्शन पे फिर एफसीएम लगा, क्योंकि ये सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर कंपोजिशन के अलावा कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर आरसीएम लग जाए। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है फॉर आईटीसी अवेल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अगर सर्विसेज 9(5) में नोटिफाइड है, अगर सर्विसेज क्या है 9(5) में नोटिफाइड है, तो उस केस में आईटीसी का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है। 9(5) में क्या होता है, जैसे मान लो, तो यहां समझ लेते हैं, इस 9(5) में बहुत सारी सर्विसेज आती है, ठीक है,
जैसे रेस्टोरेंट हो गया, या फिर आपका हो गया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो गई, है ना, या अकोमोडेशन हो गया आपका, है ना, हाउसकीपिंग हो गया। तो ये सब सर्विसेज क्या होती है आपके आपके आती है 9(5) में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन को लेती हूँ, ये ओला है विच इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये है ड्राइवर, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लायर है ये ड्राइवर, ठीक है। ओला क्या है, इको है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और ये हम लोग कस्टमर। सो व्हाट वी डू, वी बुक आवर कैब थ्रू ओला ऐप। मैं ओला ऐप पे अपनी रिक्वेस्ट रेज करूँगी, यहाँ से आकर मुझे जाना है, जो भी अवेलेबल होगा उसके मेरे पास एक्सेप्टेंस आ जाएगा, एंड फिर ड्राइवर फाइनली मेरे डेस्टिनेशन पे आके और मुझे पहुँचा देता है। ये इस तरीके से फ्लो चलता है। अब आइडियली सर्विस सप्लायर ये है, रेसिपेंट ये है, ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से रूट होना चाहिए था कि यहाँ पे सप्लायर को टैक्स पे करने के लिए कहते हैं, पर ये जो सप्लायर है, आप खुद सोचो ये ड्राइवर्स कितना अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तो इनको पकड़ना पॉसिबल नहीं था। और फिर इधर कस्टमर को अगर हम आरसीएम में पकड़ते तो भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि हम जैसे आम आदमी कहाँ ही जीएसटी की कंप्लायंसेस करते हुए घूमेंगे। सो इन्होंने क्या किया, ये बीच में जो बड़ा आदमी है इसको पकड़ा, विच इज ओला, कि इसको पकड़ना आसान है। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो ये बर्डन है ना जीएसटी का, ये इस ओला के ऊपर डाल दिया कि आप जीएसटी कलेक्शन करके आप पूरा हमें जमा करवाओ गवर्नमेंट को, ठीक है। अब अगर आप देखो ये जो सर्विसेज है ना, तो ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है ना, तो ये ओला की इनवर्ट सप्लाई है, ना ही ये ओला की आइडियली आउटवर्ड सप्लाई है। खुद की आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, सप्लायर एक्चुअली में तो ड्राइवर है, ठीक है, तो ये उसकी आउटवर्ड सप्लाई भी नहीं है। पर स्टिल 9(5) का जीएसटी कौन पे कर रहा है, इको ही पे कर रहा है। और जब इको इसको अपनी जीएसटीआर 1 में दिखाता है ना, तो उसको आइडियली आउटवर्ड सप्लाई का एक स्पेसिफिक कॉलम दे रखा होता है, वहीं पर दिखाता है, जबकि ये इसकी खुद की आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आईटीसी इससे रिलेटेड जो भी ये सर्विसेज यूज कर रहा है, क्या इसका आईटीसी ओला को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये ओला अपना ऐप वगैरह का जो मेंटेनेंस कर रहा है, ठीक है, ऐप का जो पूरा इसका मेंटेनेंस हो रहा है, इसका खर्चा तो आ ही रहा होगा ना, ठीक है, उसका पूरा डेटा वेटा मेंटेन हो रहा होगा, क्लाउड सर्विसेज पे दे रखी थी, एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये जो पूरा मेंटेनेंस चल रहा है उसका आईटीसी का क्या ओला को रिवर्सल करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन हैज अराइजन। सो सिंपल सी बात कही गई है, क्या सिंपल सी बात कही गई है कि यहाँ पर कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो आप ये समझो कि ये जो टैक्स पे होता है ना 9(5) वाला, ये पे होता है कैश में, इसको आप आईटीसी से पे नहीं कर सकते हो, ये तो क्लियर चीज है, ठीक है। ये जो पूरा होगा ये तो आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इस 9(5) वाले टैक्स का जो आप पेमेंट करोगे उसके लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते हो, इतनी ही रेस्ट्रिक्शन है। पर आपको कोई प्रोपोर्शनेट आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, देयर इज नो एग्जेम्प्ट सप्लाई वाली चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो आपका बाकी नॉर्मल आईटीसी है, आप अगर कोई अदर सर्विसेज खुद के बिहाफ पर कर रहे हैं, आप कुछ अगर खुद से आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए खुद की आपके कुछ कमीशन होते हैं, खुद की आपकी कुछ फीस होती है, दीज आर योर आउटवर्ड सप्लाई। इसके लिए यू कैन यूज दिस आईटीसी। आप समझ पा रहे हैं? तो आप मान लीजिए जैसे जो नॉर्मल कैब की सर्विसेज है उसको मान लीजिए 100 रुपए का है, ठीक है। ओला की खुद की फीस आप मान लीजिए इसमें 20 रुपए की है, ठीक है, 120 ये मान लो आप। और आप मान लो कि इसमें जीएसटी का कंपोनेंट भी हम इसी तरीके से देख लेते हैं कि सपोज 10 रुपए का इस पे जीएसटी है, सपोज करने के लिए कह रही हूँ, और 2 रुपए का इस पे जीएसटी है, 10% की रेट मान लो, ठीक है। तो ये 12 रुपए का जीएसटी वाला कंपोनेंट हो गया। ये जो 10 रुपए का जीएसटी है ये 9(5) के अंदर है, और ये 2 रुपए का जीएसटी है,
ये ओला का खुद का जीएसटी है, खुद की आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी है। सो ये जो 95 वाला है 10 रुपए का, ये तो पूरा कैश में पे करो, और जो ये खुद की आपकी आउटवर्ड सप्लाई में जो जीएसटी है, इसके लिए आप आईटीसी यूज कर लो। रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप आईटीसी किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब पढ़ो कि इको जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उनको are not required to reverse proportionate ITC on inputs or input services जो वो ये 95 की सप्लाईज को प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रही है या फैसिलिटेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। आईटीसी रिवर्सल की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाउएवर टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 95 उसको आपको टोटली कैश में डिस्चार्ज करना पड़ता है, आप उसके लिए आईटीसी नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन जो आप आईटीसी वो आप स्टिल यूज कर सकते हो किसके लिए, आपकी खुद की ओन टैक्सेबल सप्लाईज के लिए। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सो जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, और ये जो डीडीए आप इसकी तरीके से और भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज को यहाँ पे कवर कर सकते हो आईटी। ठीक है, बट स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन डीडीए के लिए तो हम इसको फोकस करके चलते हैं कि जो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्या हम इसको जीएसटी एग्जेम्पशंस जहाँ पे भी लोकल अथॉरिटी वर्ड यूज है वहाँ पे ये डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जीएसटी में लोकल अथॉरिटी का इन्होंने खुद ने ऑलरेडी जो डेफिनेशन दे रखा है, मीनिंग दे रखा है, वहाँ पे क्या लिख रखा है। सो जनरल सर्विसेज जो लोकल अथॉरिटी एक बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है, उसके अंदर हम आरसीएम देखते हैं या कुछ जगह एग्जेम्पशन एंट्रीज वगैरह भी देखते हैं। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे आरसीएम का अगर फोकस करके चलें तो अगर बिजनेस एंटिटी को लोकल अथॉरिटी सर्विसेज देती है तो उसको आरसीएम लग जाता है। किसके ऊपर लगता है, बिजनेस एंटिटी बेसिकली आरसीएम में टैक्स पे करती है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या दे रखा है जीएसटी एक्ट में कि एक म्युनिसिपल कमिटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई भी और अथॉरिटी जो लीगली इंटाइटल्ड है या इंटरेस्टेड है किसके द्वारा, बाय सीजी और एससी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड। कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, म्युनिसिपल या लोकल फंड का कंट्रोल रख रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो। बट जब देखा गया सीबीआईसी ने जब इसको देखा तो आइडियली जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इस म्युनिसिपल या लोकल फंड का मैनेजमेंट नहीं करती है, उसमें ये जो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है उसका क्राइटेरिया आइडियली फुलफिल नहीं होता। इसलिए दे हैव क्लैरिफाइड कि जो ये डीडीए है इसको हम लोकल अथॉरिटी नहीं मान सकते हैं, इसलिए ये जो आरसीएम एंट्री में कवरेज की बात है वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता ऑन दिस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, वाउचर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये थोड़ा एक बड़ा अमेंडमेंट है और इस पे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, तो उसको तो अच्छे से देखना ही देखना है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने चर्चा करी है वाउचर्स के रिगार्डिंग दो चीजों को ध्यान में रखते हुए। पहला तो इन्होंने कहा है कि वाउचर अगर क्या है आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड है, आरबीआई रिकॉग्नाइज इसको हम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करें। क्या आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह अगर हम इसको ट्रीट करें, अगर इसको आरबीआई रिकॉग्नाइज अगर ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है वाउचर, तो उस केस में तो क्या होगा, ये मनी की डेफिनेशन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जो आपका कंसिडरेशन का पार्ट बन रही है, ठीक है, और मनी की डेफिनेशन में ऐसा कोई भी चीज आती है जो आरबीआई के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, तो उसको हम मनी के डेफिनेशन में कवर कर लेते हैं। सो अगर वाउचर क्या है, आरबीआई रिकॉग्नाइज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, तो मनी के डेफिनेशन में हो जाएगा कवर। मनी के डेफिनेशन में कवर होने का मतलब क्या है,
मनी की डेफिनेशन में कवर होने का मतलब है कि ना तो ये गुड्स रहा, ना ही ये सर्विस रहा, ना ही ये गुड्स रहा, ना ही ये सर्विस रहा। और जब गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है तो मुझे बताओ सप्लाई होगा क्या? सप्लाई की डेफिनेशन जीएसटी की मीट होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी तो मतलब जीएसटी भी नहीं। दूसरा एक केस हो सकता है कि ये जो वाउचर है ये आरबीआई रिकॉग्नाइज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इस केस में हमें क्या मान सकते हैं? इसको एक एक्शनेबल क्लेम। क्यों मान सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज है जो जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगी किसके ऊपर? सप्लायर के ऊपर। कि मैं सपोज मेरे पास ये वाउचर है तो मैं अगर ये वाउचर दूंगी सप्लायर को तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि इस वाउचर के अगेंस्ट उसे मुझे कोई ना कोई सामान देना पड़ेगा, व्हाटएवर उस वाउचर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? ऐसे क्लेम जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सको। ठीक है, जिसको आप क्या करवा सको? एनफोर्स करवा सको एक तरीके से, जैसे हमने देखा था इंश्योरेंस वगैरह। तो जीएसटी में क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम। जनरल एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? शेड्यूल 3 में कवर होते हैं, राइट। सिर्फ जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है जैसे लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग वगैरह, कसिनोस, ये क्या होते हैं? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। ये होते हैं जीएसटी में टैक्सेबल। पर जो नॉर्मल एक्शनेबल क्लेम्स रहते हैं वो क्या होते हैं? शेड्यूल 3 में कवर। शेड्यूल 3 में कवर होने का मतलब नॉन सप्लाई, और नॉन सप्लाई अगर हो गया अगेन नो जीएसटी। तो सिंपल सा फंडा क्या निकल के आया कि वाउचर चाहे आरबीआई रिकॉग्नाइज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में देयर विल बी नो जीएसटी। सो अगर ये आरबीआई रिकॉग्नाइज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, दे विल बी ट्रीटेड एज मनी एंड उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई तो क्या होगा? ये शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा बीइंग एक्शनेबल क्लेम, और इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, नॉन सप्लाई हो जाएगा। अब आती है जो रियल चीजें हैं। इससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन वाउचर्स, आप मुझे बताओ क्या सप्लाई होगा? जब वाउचर हमने देखा कि वाउचर खुद ही सप्लाई नहीं है, वाउचर खुद ही सप्लाई नहीं है, तो ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स, वाउचर्स का ट्रेडिंग करना क्या बताओ मुझे आप? सप्लाई होगा? ऑफ कोर्स नॉट। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सप्लाई, क्योंकि वाउचर से भी एक ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है एक तरीके से, एक्शनेबल क्लेम कह लो या अगर मनी है तो मनी मान लो। ये खुद एक सप्लाई नहीं है। पर वाउचर का ट्रेडिंग है ना, मैंने अपना वाउचर किसी और को दे दिया, मान लो मेरे पास 10,000 का वाउचर था, मैंने किसी को 11,000 में दे दिया, उससे आइडियली 15,000 की चीजें खरीदी जा सकती है। तो मैंने जो 10,000 का 11,000 में बेचा, इसकी जो ट्रेडिंग है दैट इज नॉट सप्लाई। पर इस 11,000 का वाउचर का किसी और ने यूज करके 15,000 का सामान खरीद दिया सपोज, ठीक है, उसने मुझसे 11,000 में खरीदा बट उसको आइडियली रिडीम 15,000 के लिए कर सकते हैं। तो जो 15,000 का सामान खरीदा, दैट गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये क्या हो जाएगा जीएसटी में? टैक्सेबल। सो आप समझ पा रहे हो, ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड the supply of underlying goods and services by using that voucher is a different thing. अब नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने दे रखी है क्या कि ये जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, मान लो अगर वाउचर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सपोज मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, या इसमें बिग बाजार वाला एग्जांपल लेते हैं। तो पहले बिग बाजार क्या करता था, अब तो चलो बंद हो गया, कि जैसे ये अमेज़न के गिफ्ट पे वाउचर्स परचेज कर लेता था। तो सपोज इसने 10 लाख वर्थ वाउचर्स खरीद लिए, परचेज इन से 9 लाख रुपीज, ठीक है। अब जो भी बिग बाजार में कस्टमर्स आएंगे, ये क्या करेगा, इन कस्टमर्स को ये वाउचर सपोज इसने सेल कर दिया, कितने में सेल करे, से इन 9.6 लाख ये वाउचर्स कस्टमर्स को दे दिए। अब पहली बात तो बिग बाजार और जो ये अमेज़न के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, ये क्या हुआ है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस,
ठीक है, दोनों, कोई एजेंट वाला काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल पे हुआ है, मतलब ये मैंने खरीद लिए तो बिग बाजार का ये प्रॉपर्टी हो गया है, यहाँ पे एजेंसी वाली कोई चीज नहीं चल रही है। ठीक है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया जा रहा। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये 9 लाख इस पे इन्होंने परचेज किया, 9.6 पे सेल किया, तो जो ये 60,000 का प्रॉफिट है, मार्जिन है, क्या जीएसटी आना चाहिए? अभी हमने जस्ट समझा कि ट्रेडिंग इन वाउचर्स इज नॉट अ सप्लाई। क्या वाउचर्स में ट्रेडिंग करना सप्लाई नहीं? तो ये जो 60,000 का मार्जिन भी है इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। सो ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स माइनस सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसलिए जो आप प्योर ट्रेडिंग अगर वाउचर्स पे कर रहे हो तो ना ही इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसलिए इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया। दूसरा केस आता है कि अगर मान लो आप कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो वाउचर के डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या कर रहे हो आप? एज एजेंट काम कर रहे हो। जैसे आप मान लो बुक माई शो एंड पेटीएम, पेटीएम मान लो यहाँ पे एजेंट बन के काम कर रहे हैं बुक माई शो के लिए। ठीक है, सो बुक माई शो से डील हुई है कि अगर मान लो ये 10,000 रुपए की वाउचर सेल करता है इनके, तो सपोज उसको कमीशन मिल जाएगा, से सपोज 1,000 रुपीज का कमीशन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस केस में क्या होगा? ऊपर वाले केस में तो क्या हो रहा था, आप ट्रेडिंग कर रहे थे, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे थे, पर यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एज एन एजेंट किया जा रहा है, और इस एजेंसी सर्विसेज देने के लिए, क्या मैं यहाँ से एजेंसी सर्विसेज दे रही हूँ और उसके बदले बुक माई शो मुझे 1,000 रुपीज का कमीशन दे रहा है। सो यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है, उसके अगेंस्ट कमीशन है, इसलिए यहाँ पर तो जीएसटी लगेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे नहीं कि वाउचर्स मेरे ही हुए, ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे कमीशन बेसिस पे हुआ है, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा। सो प्रिंसिपल एजेंसी बेसिस पे अगर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो जीएसटी बिल्कुल लगेगा इस कमीशन और फी के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट चार्ज कर रहा है इशूअर से, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस की जा रही है, एजेंसी की सर्विस दी जा रही है, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन। फिर एक नॉर्मल चीज है कि अगर कोई एडिशनल सर्विसेज दी जा रही है, कि ये तो एक स्पेसिफिक वाउचर से रिलेटेड हो गई सर्विस, इसके अलावा अगर इशूअर और डिस्ट्रीब्यूटर आपस में कुछ और सर्विस का एक्सचेंज करे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर इशूअर के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट भी कर दे, कुछ मार्केटिंग कर दे, उसकी ब्रांडिंग को ब्रांडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए, या उसके लिए कोई कस्टमाइजेशन कर दे, या उसको कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट वगैरह दे दे, कोई भी एडिशनल सर्विस अगर उसको दे दे, तो ऑब्वियस बात है अगर एडिशनल सर्विस है और उसके लिए अगर एडिशनल फी वगैरह है तो ऑब्वियसली एडिशनल सर्विस, एडिशनल फी, एडिशनल टैक्सेबिलिटी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसको टैक्सेबल करना ही रहेगा। देन एक वाउचर में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है अनरिडीम्ड वाउचर्स। इसका एग्जांपल समझो, जैसे मान लो स्टारबक्स है, यहाँ पर सपोज आपको एक वाउचर मिला से ऑफ 1,000 रुपीज का, आपने एक वाउचर परचेज किया। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट 12 मंथ्स में यूज कर सकते थे। अब ये वाउचर क्या हो गया, आप नहीं यूज करा आपने और ये एक्सपायर हो गया। ठीक है, आप बताओ, आप इस 1,000 रुपए का पेमेंट ऑलरेडी स्टारबक्स को कर चुके हो। ठीक है, अभी तक उसको उन्होंने एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रखा होगा क्योंकि आपने अभी तक परचेज नहीं किया, आपने अभी तक उसको रिडीम नहीं किया था और आपका टाइम भी अभी बाकी था। पर जैसे ही ये 12 मंथ्स एक्सपायर होंगे, स्टारबक्स क्या करेगा, इस 1,000 रुपीज को इनकम रिकॉर्ड कर देगा अपने पीएल में। ठीक है, इस पीएल में इनकम को रिकॉर्ड करना, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्रेकेज। ठीक है, तो अगर अनरिडीम्ड वाउचर्स से जो इनकम हो रही है इसके अगेंस्ट आप रिडेम्पशन नहीं हुआ है, एक्सपायर हो चुका है वो वाउचर, कोई सप्लाई आपने नहीं दी, उसको हम ब्रेकेज कहेंगे, इनकम को रिकॉर्ड जो हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम में कर रहे हैं।
द क्वेश्चन अराइजेस कि जो 1,000 की इनकम है, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? सो सिंपल सी मुझे तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे सप्लाई हुई है क्या? फिर जीएसटी तब लगता है जब सप्लाई होती है। यहाँ पे सप्लाई हुई क्या? सप्लाई होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो, फॉर कंसिडरेशन हो और बिजनेस में हो। तो बिजनेस में तो हुआ है ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये टेस्ट टू सेटिस्फाइड। कंसिडरेशन भी यहाँ पे बिल्कुल है, 1,000 रुपये दिए गए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्या एक्सचेंज हुई है? क्या स्टारबक्स ने आपको कोई कॉफी पिलाई इसके अगेंस्ट, कोई और सर्विस दी, कोई भी अदर फूड आइटम दिया? सिंपल नो। अगर आपको कोई सर्विसेज नहीं दी गई, कोई गुड्स नहीं दिए गए, तो सप्लाई का एक एलिमेंट मिस हो गया। मिस हो गया तो सप्लाई पूरी ही मिस हो गई। सप्लाई है ही नहीं, यहाँ पे सप्लाई नहीं है तो मुझे बताओ जीएसटी आएगा क्या? सिंपली नो। सो यही बता रहा है कि वाउचर का रिडेम्पशन नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई सप्लाई भी नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुई तो कोई जीएसटी भी नहीं आई। और एक और बात कि भाई अगर आप इसको इस तरीके से मोल्ड करना चाहो कि ये तो फॉर बियरेंस के लिए, ठीक है, आपने कुछ बियर किया है उसके लिए कंसिडरेशन है, तो हम इसको शेड्यूल 2 में करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी पता है क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको क्या करते हैं? शेड्यूल 2 में कवर करते हैं। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या आपका कि भाई आप ऐसा स्टारबक्स कुछ यहाँ पे एक्ट परफॉर्म करने वाले हो, उनके लिए कुछ बियर करने वाले हो, इसलिए आप इसको फोरफीड करोगे? देयर इज नो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इसलिए यहाँ पर सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 2 वाला कोई कंसेप्ट नहीं लग सकता। फाइन, तो ये वाउचर वाला अमेंडमेंट है। आई पर्सनली फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट में, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है। देखो, इट इज अबाउट एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑन आईटीसी अवेलेबिलिटी, इसमें सेक्शन 16(2)(b ऑफ सीजीएसटी एक्ट फॉर विच गुड्स कैन बी डिलीवर्ड बाय सप्लायर एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सो देखो, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, आईटीसी अवेलेबिलिटी के लिए कंडीशन ये भी होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होगी तभी आप आईटीसी अवेल कर सकते। पर मान लो अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ये सप्लायर है सपोज, ठीक है, ये सप्लायर की फैक्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां से जैसे ही ट्रक मूव करेगा यहां पर ही ये जो सप्लायर है इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई गेट पे, ठीक है। जैसे ही ये गुड्स यहाँ पर आए, लाइबिलिटी किसकी स्टार्ट हो गई? बायर। तो आइडियली जो ये गुड्स है इसका ओनरशिप, इसका रिस्क, इसकी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर हो गई। कहाँ पर हो गई? जैसे ये फैक्ट्री गेट से लोड हुए या मेरे पास आने के लिए इनका मूवमेंट स्टार्ट। सो द क्वेश्चन अराइजेस, क्या मुझे मेरे पास या मेरी साइट तक इन गुड्स का आने का वेट करना पड़ेगा फॉर अवेलिंग आईटीसी, और आई कैन अवेल द आईटीसी ओवर हियर? आईटीसी मैं कहाँ अवेल करूँ? द क्वेश्चन अराइजेस। नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो बोलता है जब आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाए तब अवेल कर सकते हो, पर आइडियली आप देखो तो मुझे गुड्स एंड सर्विसेज यहीं पर रिसीव, सो मैं आईटीसी कहाँ अवेल कर सकती हूँ? यहीं पर कर सकती हूँ। मुझे इतना वेट करने की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये दे रखा है। देखो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिलता है, बट इन्होंने कहा है कि बाकी आप एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को भी यहाँ पे कवर मान सकते हो। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑटोमोबाइल डीलर्स और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में, वो जनरली किस तरीके से होता है? एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी गुड्स पास हो जाएगी डीलर को एट OEM's फैक्ट्री गेट। सो ये फैक्ट्री गेट पे ही ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी when handed over to transfer. It is clarified that under such contracts, dealer is deemed to have received the goods. मेरे को गुड्स एक्चुअली कब रिसीव हो गए? इसी पॉइंट पे रिसीव हो गए।
सो मैं आईटीसी का अवेल कर सकती हूँ बिलिंग और हैंड ओवर डेट पे रादर देन फिजिकल रिसीट। ये बाकी एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे भी यही सेम प्रिंसिपल लग जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो कंडीशन है वो तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, जैसे आपको बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज करना है इनको, ठीक है। सो जैसे सपोज कार वगैरह है तो मैं पर्सनल के लिए यूज ना ले लूँ, तो बाकी जो नॉर्मल कंडीशन है वो तो आपको वैसे के वैसे ही ध्यान में रखनी है। तो अगर आपने जैसे मान लो इनको नॉन बिजनेस के लिए बाद में यूज कर लिया ये, या बाद में ये चोरी हो गए, लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, फ्री सैंपल गिफ्ट के फॉर्म में आपने इनको दे दिया, तो फिर वही नॉर्मल इस तरीके से आईटीसी डिनाय होना चाहिए, वो फिर डिनाय हो जाए। पर इन जनरल आप कब ले सकते हो, बिलिंग या हैंड ओवर डेट पे आपको आईटीसी अवेल करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। नेक्स्ट है कुछ एग्जेम्पशन से रिलेटेड चेंजेस। बहुत स्टार्टिंग वाले तो बहुत नॉमिनल चेंजेस हैं, जैसे एक एग्जेम्पशन एंट्री हुआ करती है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर पहले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ था, नाउ इट इज चेंज टू ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ट्रांसमिशन हो सिर्फ या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी काम चल जाएगा, दोनों चीजें साथ में हो ये जरूरी नहीं रहा है। अब पहले ये देखना पड़ता था, एम्फेसाइज करती थी इनफैक्ट मैं। तो supply of services by way of providing metering equipment on brand, testing for meters, transformers, capacitors, etc., releasing electricity connection, shifting of meters, service lines, issuing duplicate bills, etc. जो भी incidental है या ancillary to the supply of transmission और distribution, ठीक है, दोनों में से एक चीज of electricity provided by electricity transmission और distribution utility। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी हो चाहे आप ट्रांसमिशन यूटिलिटी हो, आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो सिंपल अमेंडमेंट आया है वो एनएसडीसी के रिगार्डिंग आया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो एग्जेम्पशन थी उसमें आया। तो पहले ये 3 लोग अगर सर्विसेज दे रहे थे, 3 तो नहीं वैसे ये 5 है, सी, ये डी और ये ई है, मैंने इनको कंसोल करके लिख रखा है इजी आपको समझ में आए इसके लिए। सो एनएसडीसी जो है उसके थ्रू सर्विसेज दी जा रही है, या फिर एनसीबीईटी के थ्रू सर्विस दी जा रही है, या एनसीबीईटी के थ्रू रिकॉग्नाइज कोई अवार्डिंग बॉडी है, कोई असेसमेंट एजेंसी है, कोई ट्रेनिंग बॉडी है, वो सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर नया क्या है कि एनएसडीसी के थ्रू अप्रूव्ड कोई ट्रेनिंग पार्टनर भी अगर सर्विस दे रहा है, किस चीज के रिगार्डिंग सर्विसेज दे रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या कोई भी और ऐसी स्कीम जो एनएसडीसी ने क्या करी है, इम्प्लीमेंट करवाई है, या वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स अंडर नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरी अवार्ड स्कीम, और एनी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अलाइन क्वालिफिकेशन या स्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनएसबीईटी हैज अप्रूव्ड अ क्वालिफिकेशन पैकेज। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आइडियली ये एग्जेम्पशन जनरली इतनी रिलेवेंट नहीं हुआ करती है, पर क्योंकि ये अमेंडमेंट का पार्ट है तो अब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना रहेगा। एक नई एग्जेम्पशन भी इंट्रोड्यूस हुई है, किसके रिगार्डिंग, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस अबाउट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड और द इंश्योरेंस। सो सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कर रहा है कौन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है अंडर सेक्शन 164B of Motor Vehicles Act, this is not much relevant, against contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance of motor vehicles। तो आप जो इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रहे हो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए, जो आप मोटर व्हीकल्स के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए जो भी आप प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो उसके थ्रू जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह के अगेंस्ट आप जो सर्विसेज दे रहे हो, दैट हैज बीन मेड exempt। So this is a new exemption which has been inserted। फिर एक डेफिनेशन भी इंसर्ट हुई है रिगार्डिंग इंश्योरर कौन होता है। इंश्योरर का देखो मीनिंग क्या दे रखा है कि हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 29 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। सो इन्होंने बोले इंश्योरर का वही मतलब है जो सेक्शन 29 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट में लिखा हुआ है। तो इंश्योरेंस एक्ट में जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे इन्होंने इम्प्लाइड कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। इंश्योरर का मतलब क्या है, इंश्योरेंस एक्ट के बेसिस पे कि कोई भी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो स्टैब्लिश्ड है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इंश्योरेंस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, या इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर कोई फॉरेन कंपनी भी जो री इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है इंडिया में एक अपनी ब्रांच के थ्रू,
उसको भी यहाँ पे इंश्योरर के डेफिनेशन में कवर कर रखा है। एक्सप्लेनेशन कि जो फॉरेन कंपनी का मतलब है उसमें एक ऐसी कंपनी और बॉडी भी इंक्लूड होगी जो एस्टैब्लिश एंड इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द लॉ ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स व्हाट लॉयर्स एस्टैब्लिश अंडर द लॉयर्स एक्ट 1871 यूके और एनी ऑफ इट्स। सो आइडियली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, अमेंडमेंट में तो आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हो, तो देख के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज टू एमसीडी हेडक्वार्टर्स। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के हेडक्वार्टर्स जो ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाउस कीपिंग सर्विसेज या मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ये दिया गया है कि ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं ये वो फंक्शंस नहीं है जो म्युनिसिपैलिटी को आर्टिकल 243W में क्या करे गए हो, एंट्रस्ट किए गए हो, प्रोवाइड किए गए। सो क्योंकि ये आर्टिकल 243 के फंक्शंस के बेसिस पे कवर नहीं होते हैं तो एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगी। सो इसके ऊपर नॉर्मली जीएसटी लगाया जाए। गॉट इट? सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है। फिर एक नया क्लैरिफिकेशन आया, अच्छा क्लैरिफिकेशन है। हमने जनरली देखा है कि अगर सेटलमेंट किया जाता है 2000 रुपीज तक का एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बाय क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स और चार्ज कार्ड्स, तो उसमें एग्जेम्पशन रहती है। वहां पे दे रखा है अगर अक्वायरिंग बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो एग्जेम्पशन रहेगी। तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन ये दिया गया है कि ये जो एक्वायरिंग बैंक्स है इसमें अब कौन इंक्लूड किया जाएगा? आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो देखो जनरली ये फ्लो कैसे चलता है, इसको आप ऐसे समझ लो से ये स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स, ठीक है। आप जब जैसे मान लो आरजी लर्निंग हब का आप कोई कोर्स परचेज करते हो, वेबसाइट से एनरोल कर रहे हो आप, सो बीच में आ रहा है से लेजर पे या कोई भी और पेमेंट गेटवे, पर ध्यान रखना मैं यहाँ पे पेमेंट स्पेशली वर्ड यूज कर रही हूँ, पेमेंट एग्रीगेटर्स। आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड है ये, ठीक है। अब इस लेजर पे का आइडियली काम क्या होता है? एज पर आरबीआई गाइडलाइंस इनको क्या करना पड़ता है, जो ये स्टूडेंट से पैसा रिसीव कर रहे हैं ये खुद की जेब में नहीं डालते हैं, इनको इसकी स्पेसिफिकली अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको नाम हम देते हैं एस्ट्रो अकाउंट। कि इनका पैसा नहीं है, इन्होंने किसी और के बिहाफ पे हेल्ड कर रखा है पैसा। इसके लिए ये पैसा कहाँ डिपॉजिट होता है? सही, आपने कोई 5,000 का कुछ कोर्स परचेज किया तो ये 5,000 सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे, फिर जो भी अपनी इनकी कुछ फीस वगैरह होगी वो डिडक्ट करके इसको पे कर देंगे, आरजी लर्निंग आपको पे कर देंगे विद इन जो भी इनका सेटलमेंट क्लियर होता है 2-3 दिन का, व्हाटएवर, ठीक है। सो ये होते हैं कौन? पेमेंट एग्रीगेटर्स। कौन होते हैं ये? पेमेंट एग्रीगेटर्स। इन्होंने अपना पैसा कुछ डिडक्ट करके फिर पेमेंट कर दिया। पहले इन्होंने पेमेंट कहाँ रखा? एस्क्रो अकाउंट पे। इनके केस में द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या यहाँ पे भी इनको एक्वायरिंग बैंक मान के वो 2,000 वाला लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आप क्या हो, एक पेमेंट एग्रीगेटर हो जो एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखता है और फिर फाइनल सेटलमेंट करता है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो उसको हम पेमेंट एग्रीगेटर मान लेते हैं। और पेमेंट एग्रीगेटर के लिए एक्वायरिंग बैंक वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इसका मतलब कि अगर ट्रांजैक्शन अप टू 2,000 रुपीज तक का है और क्रेडिट, डेबिट, चार्ज कार्ड्स के थ्रू किया जा रहा है तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं वो पेमेंट सेटलमेंट फंक्शन जो पेमेंट एग्रीगेटर वाला है, जो एस्क्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए एग्जेम्पशन है। पेमेंट गेटवेज के लिए ये एग्जेम्पशन नहीं दी जाए। तो फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांजेक्शन 2,000 तक का एग्जीक्यूट होता है, सपोज ये 2,000 मान लो, तो उसके केस में यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता। पर अगर ये ट्रांजेक्शन पेयू जैसे प्लेटफॉर्म करवा रहे हैं जो सिर्फ क्या है, पेमेंट गेटवे है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक चैनल का काम कर रहे हैं, एस्क्रो अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ कस्टमर से अगर
जो भी वेबसाइट है या कह लो मर्चेंट को जोड़ने का अगर आप काम कर रहे हो, पेमेंट गेटवे हो, आप सिर्फ खुद कोई एस्क्रो अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो फिर उसके लिए ये वाली एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, उसके लिए एक्वायरिंग बैंक्स में इंक्लूजन नहीं दिया गया। सो say suppose you buy a 1500 charger by a debit card and there is a payment aggregator collects money in escrow account और सेटल करे पेमेंट टू द सेलर, क्योंकि अमाउंट 2000 से कम का है और रेजर पे एक आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर है, तो इसकी जो सेटलमेंट सर्विस है वो जीएसटी में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। पर अगर ये काम कोई और कर रहा होता है, जैसे पेमेंट गेटवे, जैसे पे यू, जो सिर्फ रूट करने का काम कर रहा होता है ट्रांजैक्शन को, खुद मनी हैंडलिंग का काम नहीं कर रहा है, कोई एस्क्रो अकाउंट नहीं खोल रखा है, तो फिर इस एग्जेम्पशन से वो कवर नहीं होता, उसके केस में जो नॉर्मल जीएसटी लगना चाहिए वो लग जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आरसीएम के केस में भी इनवॉइस इशुएंस के लिए एक टाइम लिमिट दे दी गई है, तो वो टाइम लिमिट इंसर्ट हुई है। पहले तो फाइनेंस एक्ट में 2024 में इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, फाइनली इन्होंने रूल करके क्या कर दिया है, टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब कर दिया है। तो टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस स्पेसिफाइड इन केसेस जहाँ पे रेसिपेंट को इनवॉइस इशू करना पड़ता है आरसीएम में। आरसीएम में भी इनवॉइस कब इशू करता है रेसिपेंट, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, राइट। सो फाइनेंस एक्ट 2024 अमेंड कर दिया है सेक्शन 31(3)(f to empower the government to prescribe a time limit for issuance of invoices by recipients under RCM for supplies received from unregistered person. Pursuant to this, Rule 47A इंसर्ट किया गया है with this notification, जिसने मैंडेट किया है कि जो रेसिपेंट है who is liable for RCM under सेक्शन 9(3) और 9(4) उनको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। 30 डेज कहाँ से, फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज आप रिसीव करो, इसके 30 दिन में आपको इनवॉइस इशू करना रहेगा। अच्छा, कौन सा अमेंडमेंट कहाँ से इफेक्टिव हो रहा है वो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख रखा है, तो एक बार देख लेना। नेक्स्ट, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ई-वे बिल चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आया है, इट इज रिगार्डिंग यूनिक एनरोलमेंट नंबर, कि अगर आप वॉलंटरीली ई-वे बिल जनरेट कर रहे हो या फिर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हो, तो वहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से तो एग्जेम्पशन मिल जाती है, पर इस केस में आपको ई-वे बिल जनरेट करना रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोर्टल पे डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा और फिर आप क्या कर सकते हो, ये ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो मैं आपको ओवरऑल ही बता देती हूँ कि जहां पर भी 73 और 74 सेक्शन का रेफरेंस दिया जाता आया है, वहां पर अब इन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह 74A सेक्शन का भी रेफरेंस इंसर्ट कर दिया है। ये स्टैट्यूटरी अपडेट में स्पेसिफिक दे रखा था, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है, बट आइडियली आप देखोगे तो जहाँ पे मैंने अमेंडमेंट्स बता रखे सितंबर 25 की, फिर वहां पे मैंने सिंपल एक स्पेसिफिक लाइन लिख दी है कि जहाँ पर भी 73, 74 सेक्शन का रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद से तो 74A एप्लीकेबल है, तो वहां पर आप 74A का रेफरेंस डीम करके चलना, मान के चलना, ठीक है। तो जो रूल 88B हुआ करता था रिलेटिंग टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डिलेड टैक्स पेमेंट, उसमें भी 74A का रेफरेंस उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, और इंटरेस्ट पेबल होगा नेट टैक्स लायबिलिटी पे अनलेस प्रोसीडिंग 73, 74, 74A वाली हो, क्योंकि उसके केस में फिर नेट नहीं लेते, ग्रॉस लेना। फिर रिटर्न्स अंडर जीएसटी, इसमें क्या देखो क्या चेंज है कि इन्होंने GSTR 7 की ड्यू डेट के रिगार्डिंग बताया है। तो पहले तो एक तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर इवन इफ नो टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन द मंथ, आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस के रिटर्न इस बार सबमिट करनी रहेगी। तो पहले तो होता था कि अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ही टीडीएस के लिए ये GSTR 7 आप उस मंथ के लिए भरनी रहेगी आपको, पर अब इन्होंने कहा है कि हर महीने के लिए आपको भरनी पड़ेगी, चाहे टीडीएस डिडक्ट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, और इसीलिए इन्होंने कह दिया कि GSTR 7 आपको हर महीने के सक्सीडिंग मंथ के 10th तक आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपने एम्फेसाइज यही किया कि आपको हर महीने इस चीज का कंप्लायंस करना है। पहले था
10th ही डेट तो, बट पहले ये था कि जिस महीने में टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके नेक्स्ट मंथ की 10th को था, और अब है कि हर महीने की 10th को आपको ये फाइल करनी पड़ेगी इफ यू आर अ टीडीएस डिडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न में एक लेट फीस का कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखोगे आइडियली इट इज नॉट there in the statutory updates, but there was a circular, so मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है, so एक बार आप देख के जा सकते हो इसको। मतलब इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं था, सो आई फेल्ट कि आई शुड इंक्लूड दिस। क्या दे रखा है देखो कि जो लेट फीस लगाई जाती है अगर आप एनुअल रिटर्न लेट फाइल करते हो, तो उसके केस में सिर्फ जीएसटीआर 9 को वहां पे इंक्लूड नहीं मानना। अगर आप जीएसटीआर 9C भी फाइल करने के लिए लायबल हो, मतलब आपका टर्नओवर इससे ज्यादा है 5 करोड़ से ज्यादा, तो आपको 9C भी फाइल करनी पड़ती है ना, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो ये जो लेट फीस दे रखी है वो अगर आप दोनों फाइल करने के लिए लायबल, तो आपको दोनों फाइल करनी पड़ेगी, तो ये आप लेट फीस से बच सकते हो। अगर आपने मान लो जीएसटीआर 9 तो पहले फाइल कर दी, बट जीएसटीआर 9 से अभी तक फाइल नहीं करी है, तो फिर भी आपके ऊपर लेट फी लगती रहेगी। पर इन्होंने एक और छूट दी है कि जो 22-23 तक वाले फाइनेंशियल ईयर्स है उनके लेट फीस से आप बच सकते हो अगर आपने जीएसटीआर 9C 31 मार्च 2025 तक फाइल कर दी। अदरवाइज तो लगती रहेगी वो जो स्लैब्स के थ्रू है। नेक्स्ट रिफंड्स में भी नॉर्मल सा है कि 74A का रेफरेंस इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, सो अगर पेमेंट रियलाइज नहीं होता तो आपको इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट करवाना पड़ता है रिफंड विद इन 30 डेज, अदरवाइज रिकवरी करी जा सकती है 73, 74 या फिर 74A में। फिर अपील्स रिविजन में क्या दे रखा है कि चेंज हुई है इन टाइम लिमिट टू अपील टू जीएसटी। इसमें अगर आप देखो कुछ बहुत खास नहीं, बट नॉर्मल सा है कि नॉर्मल पहले तो क्या हुआ करता था, अगर टैक्स पे करता है तो विद इन 3 + 3 मंथ्स होता था, और डिपार्टमेंट कर रहा है तो 6 मंथ्स। अब इन्होंने दोनों जगह एक और विचएवर इज लेटर वाला कॉन्सेप्ट है क्या कि और डेट नोटिफाई अगर गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कोई करती है वो whichever is later, or it will be 6 months from date of order or date notified by government whichever is later। इसलिए कहा जीएसटी का फॉर्मुलेशन लेट हुआ है, इसका कारण ये पढ़ना पड़ा, और ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अगस्त 2024 से एप्लीकेबल है। फिर कस्टम्स में देखो क्या अमेंडमेंट है। सो एक तो इन्होंने क्वार्टर की डेफिनेशन में पहले थोड़ी एम्बिगिटी थी, उसको इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। सो इन्होंने अब स्पेसिफिक कह दिया क्वार्टर का मतलब क्या है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर पे जो एंड होता है 3 कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स वाला पीरियड, उसको हम क्या कह रहे हैं, क्वार्टर कहते हैं। सो कैलेंडर ईयर और मार्च, जून, सितंबर आप एंडिंग मंथ्स लेंगे और 3 कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स को यहाँ पे कंसिडर करना। इसका आइडियली इम्प्लीकेशन जो एक वो क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो जो हम ड्यूटी कैलकुलेट करते थे कि पहले आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर लिया, फिर आप गुड्स को क्लियर करवा रहे हो तो उसके केस में ड्यूटी कैलकुलेशन होती थी, उसके रिगार्डिंग क्वार्टर का काफी एम्बिगिटी रहती थी। सो हमने तो क्वेश्चन जिस तरीके से किया था ये वैसे ही हो जाएगा, मैं अभी आपको दोबारा करवा भी दूंगी। इंपोर्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स रूल 6 अमेंडेड। इसमें क्या है देखो, इंपोर्टर को मेंटेन करने पड़ेंगे ये रिकॉर्ड्स जिसमें फॉलोइंग डिटेल्स इंडिकेट की जाएगी। अगर मैं देखूँ मैंने यहाँ पे पूरा रूल दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है तो आने के चांसेस है। आइडियली अमेंडमेंट सिर्फ इतना सा है कि पहले जो स्टेटमेंट था वो मंथली जाता था, अब इन्होंने इसको क्वार्टरली कर दिया। दिस इज द मेन अमेंडमेंट। तो मेन तो यही अमेंडमेंट है सिर्फ, पर मैंने पूरा दोबारा से लिख दिया है। और यहाँ पे भी जिससे पहले 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ हो जाता, अब 10th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर हो जाए। ठीक है, तो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं क्या क्या, जो भी आपने गुड्स इंपोर्ट किया उसके क्वांटिटी वैल्यू के बारे में, फिर जो गुड्स रिसीव हो गए, एक तो इंपोर्ट किया फिर रिसीव हुए कब उसके बारे में, फिर जो भी आपने गुड्स कंज्यूम करे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वांटिटी यूज डोमेस्टिकली फॉर मैन्युफैक्चर, जो भी आपने एक्सपोर्ट किया और आपने इंटेंडेड पर्पस को फुलफिल किया नहीं किया, आपने कितने गुड्स एंड यूज रेसिपिएंट को भेजे वो सब। ठीक है, फिर जैसे अगर आपने कुछ जॉब वर्क के लिए भी भेजे तो उसका डिटेल्स, उसका नेचर वगैरह, फिर आपने वापस रिसीव करे उसके डिटेल्स, आपने गुड्स कुछ री एक्सपोर्ट कर दिए वापस भेज दिए, ठीक है, इंपोर्ट करके, तो वो उसकी डिटेल्स, और अभी भी आपके पास कुछ गुड्स स्टॉक में रखे हुए हैं उनकी डिटेल्स, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ता है इस पर रूल 6। ठीक है, और जब भी आपसे मांगी जाएगी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी एचएडीसी को।
अगर कुछ भी नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट रहता है तो आपको इमीडिएटली पोर्टल पे रिपोर्ट करना रहता है। आपको अब स्टेटमेंट क्वार्टरली फर्निश करना रहेगा, ठीक है, ऑन कॉमन पोर्टल इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय द 10th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। और जो भी कंजप्शन डिटेल्स रहती है वो कभी भी सबमिट करनी पड़ सकती है फॉर इमीडिएट बॉन्ड रीक्रेडिट अगर आपको चाहिए, जो फिर आपको नेक्स्ट क्वार्टर की स्टेटमेंट में फिर क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। इट इज मोर थ्योरेटिकल थिंग, ठीक है। सिमिलरली रूल 7 में अमेंडमेंट आया है। यहाँ पे एक तो वही मंथली स्टेटमेंट को क्वार्टरली कर दिया गया है, और जो मैक्सिमम पीरियड हुआ करता था जॉब वर्क का वो 6 मंथ्स था, अब उसको 1 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया गया एक तरीके से, ठीक है। सो और क्या डिटेल्स है कि आपको गुड्स जो भेजने पड़ते हैं वो इनवॉइस ए बिल के साथ भेजने रहते हैं। अगर डिक्लेयर पर्पज के लिए यूज नहीं किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं कस्टम्स ऑफिसर। और जॉब वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उनको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, रिसीट ऑफ गुड्स प्रोसेस कितना बेस जनरेट हुआ है, इनकी डिटेल्स आपको प्रोड्यूस करनी पड़ सकती है अपनी जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर के सामने जब वो आपसे मांगे, और आपको वापस भेजने पड़ते हैं गुड्स इंपोर्टर को या किसी दूसरे जॉब वर्कर को एज पर दी इंस्ट्रक्शन, और वही इनवॉइस और ई बिल साथ में होना चाहिए। फिर रूल 8 में भी इस तरीके से अमेंडमेंट आया, वही अमेंडमेंट मीन है कि क्वार्टरली स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया गया है। रूल 8 मैंने इसी तरीके से बताया हुआ है कि रूल 7 आपने याद कर लिया, उसके बाद रूल 8 कैसे याद रखोगे कि सारे यही पॉइंट्स है, बस कौन कौन से पॉइंट नहीं है ये 3rd और 4th पॉइंट काट दो, मतलब 1st, 2nd एंड 5th पॉइंट यही आपके रूल 8 में भी काम आ जाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका है यूनिट ट्रांसफर का है, ऊपर जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर रूल 9 होता है एंड यूज रेसिपेंट को गुड्स आप सप्लाई करते हो उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सेम वही पॉइंट्स है, कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है, 5th का ए है, 5th का डी है, इस तरीके से याद कर लिया। और एक एडिशनल पॉइंट है कि एंड यूज रेसिपेंट को फर्निश करनी पड़ेगी डिटेल्स टू इम्पोर्टर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नोटिफिकेशन बेनिफिट्स। तो अगर आपको कुछ बेनिफिट्स वगैरह लेने पड़ते हैं, एग्जाम्शन वगैरह मिलती है कस्टम ड्यूटी से या कुछ रिलैक्सेशन वगैरह मिलती है, तो वो आपको फिर उसका बताना पड़ता है, जो भी एंड यूज रेसिपेंट होगा उसको डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है, तो उसकी डिटेल। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1st, 2nd, 5th ए और 5th बी के बेसिस पे, तो सिर्फ ये अमेंडमेंट क्या है, क्वार्टरली वाला। सो यही अमेंडमेंट आया कि यहाँ पे आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश करना है रादर देन मंथली। फिर रूल 10 में भी अमेंडमेंट हुआ है विच टॉक्स अबाउट कि आप क्या कर लेते हो, अगर गुड्स अनयूटिलाइज या डिफेक्टिव है तो आप उनको या तो री एक्सपोर्ट कर देते हो या फिर क्लियर करवा लेते हो उसके रिगार्डिंग जो है। सो इंपोर्टर जिसने अवेल किया बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन उसको गुड्स यूज करने पड़ते हैं एज पर कंडीशंस इन द स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन एंड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। फॉर इंपोर्टेड अनयूटिलाइज्ड डिफेक्टिव गुड्स या तो वो उनको री एक्सपोर्ट करवा ले या फिर क्लियर करवा ले होम कंजप्शन के लिए। विद इन कितने टाइम में करवाना पड़ता है, जो भी नोटिफिकेशन में टाइम स्पेसिफाइड हो या तो वो, या फिर पहले 6 मंथ होता था, अब विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इम्पोर्ट वेयर टाइम पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। और 1 साल को 3 महीने से बढ़ाया भी जा सकता है विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ कमीशन, अगर आपने सफिशिएंट रीजन दे दिया हो कि डिले आपके कंट्रोल के बाहर था। यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट है आपको आप क्वार्टरली देना पड़ेगा इन री एक्सपोर्ट करवाया अगर आपने अनयूटिलाइज या डिफेक्टिव गुड्स का विद दी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स। और आपको ध्यान में रखना है जो आपकी री एक्सपोर्ट वैल्यू है वो कम नहीं हो सकती आपकी ओरिजिनल इंपोर्ट वैल्यू से। अनयूटिलाइज्ड डिफेक्टिव गुड्स जो आप होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवाते हो उस पर आप वॉलेंट्रीली भी क्या कर सकते हो, ड्यूटी इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हो पोर्टल के थ्रू, जो आप डिटेल्स फिर वही क्वार्टरली स्टेटमेंट में फर्निश करके देते हो। अब जब आप क्लियर करवाते हो तो कैसे क्लियर करवाना रहता है आपको, आप ड्यूटी इंटरेस्ट पे करोगे। ड्यूटी कितनी पे करनी रहती है कि ड्यूटी कितनी लेविएबल थी बिना एग्जेम्पशन के और कितनी ड्यूटी आपने ऑलरेडी पे कर। ड्यूटी लेविएबल विदाउट एग्जेम्पशन कैसे निकलेगी कि ड्यूटी लेविएबल ऑन वैल्यू डेप्रिशिएटेड फ्रॉम कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड टू इट्स क्लियरेंस डेट। इंपोर्ट किया और क्लियर कब करवाया, इस डेट के बीच में आपको डेप्रिशिएशन लगाना रहेगा। डेप्रिशिएशन इस तरीके से लगता है क्या, फर्स्ट ईयर में 4%, देन सेकेंड ईयर में 3%, देन थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 3%, देन 4th एंड 5th। यहाँ पे 2 बार नहीं लिखा हुआ है, एक ही में इसको लिख के दे दिया है इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2.5 है दोनों सालों के लिए, जैसे यहाँ पे दोनों सालों के लिए 3% है, और उसके बाद 2% का हो जाता है
और अगेन इम्पोर्टर शैल हैव ऑप्शन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट वाया कॉमन पोर्टर, उसके पर्टिकुलर्स आप क्वार्टरली स्टेटमेंट में फर्निश कर दोगे। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो देख लो, ये वाला था कि जैसे मिस्टर एक्स क्या है, हमने क्लास में किया भी था, उसको सही तरीके से किया था। तो अगर आप देखोगे, मैं इतना पार्ट इसका इरेज कर देती हूँ कि बेसिकली एक्स क्या है, केमिकल मैन्युफैक्चरर, इन्होंने एक मशीन इंपोर्ट करी 12 जनवरी को फॉर 20 लाख। एक्स एलिजिबल है कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के लिए, ठीक है, वो कंडीशन वगैरह फुलफिल कर लिए। पुट टू यूज किया 1 फरवरी को, 12 जनवरी को मंगा तो लिया, ठीक है। और 5 अप्रैल 2022, 19 के बाद 22 में इसको आप क्लियर करवाना चाह रहे हो। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ड्यूटी निकालनी थी। कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी जो थी वो 5% थी, और अब जो नॉर्मल है वो 20% है। सो हमें क्या करना है कि कितनी ड्यूटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ऑलरेडी पे कितनी ड्यूटी करी होगी, 5% करी होगी। किस अमाउंट पे करी होगी, इस 20 लाख पे करी होगी, राइट। तो 20 लाख का 5% कितना होता है मुझे बता दो, 1 लाख होता है। तो ये तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे 20% मुझे निकालना है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो अगर मैं 2019 वाला देखो, हमने क्वार्टर का समझा ना कि मार्च पे एंड होगा, जून पे एंड होगा, देन सितंबर पे, देन दिसंबर पे। सो अगर हम यहाँ पे कैलेंडर वाइज चलते हैं, है ना, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर मेरे पास 4 क्वार्टर हो जाएंगे, मार्च, देन जून वाला, देन सितंबर एंड देन दिसंबर। यहाँ पे टोटल 4 क्वार्टर है। फिर उसके बाद 2020 की अगर मैं बात करूँ तो अगेन 4 क्वार्टर हो जाएंगे, 21 में भी 4 क्वार्टर हो जाएंगे, ठीक है। बट रेट्स ध्यान रखना, 4 फिर 3 और फिर 2.5 हो जाती है। तो 4th ईयर में 2.5 विच इज 2022। और 2022 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 क्वार्टर बैठ रहे हैं आपके, एक तो मार्च वाला और अप्रैल का भी पार्ट ऑफ द क्वार्टर हो गया, तो यहाँ पे 2 क्वार्टर काउंट करने रहेंगे, तो 5% ही हो गया। तो टोटल 45% का डेप्रिसिएशन। अब 20 लाख में अगर मैं 45% का डेप्रिसिएशन लगाऊं तो कितना बचता है, 11 लाख रुपीज। 11 लाख रुपीज पे नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी लगाओगे ना 20%, दैट इज 2.2 लाख। सो 2.2 माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, 1.2 लाख की ड्यूटी यहाँ पे पेबल आ जाएगी। सो आइडियली अमेंडमेंट जो था, एक तो ये क्वार्टरली स्टेटमेंट वाली चीज हो गई है यहाँ पे, है ना, और ये 1 ईयर हो गया है इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स। बाकी ये जो डेप्रिसिएशन था ये तो वैसे भी सेम ही था, और जो क्वार्टर में एम्बिगिटी थी वो उन्होंने अलग से डेफिनेशन से क्लियर कर दिया। देन एफटीपी में अमेंडमेंट है, विच सेज ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं विद एन ऑप्शन अवेलेबल टू सीजी फॉर कंसल्टेशन विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, ताकि वो उनके भी व्यूज ले पाए और मैकेनिज्म प्रोवाइड कर पाए कि हम बेटर इंक्लूजन के साथ काम करें, हम लोगों की सुनते हैं, हम लोगों के व्यूज एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो वो वाली चीज उन्होंने बेसिकली दे रखी है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या कहा है कि जो भी रिस्पेक्टिव, जैसे मान लो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, ज्वेलरी एंड जेंट्स इंडस्ट्री के लिए कुछ ये नई कोई एफटीपी में चेंजेस ला रहे हैं, एग्जाम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उनके कुछ पॉलिसीज में चेंज ला रहे हैं। सो उसके लिए रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री से क्या मांगेंगे, फीडबैक मांगेंगे, इनका व्यू मांगेंगे कि हम इस तरीके से पॉलिसी फ्रेम करना चाहते हो, आप लोगों का क्या कहना है, ठीक है। सो इन्होंने ये प्रोविजन बस इंसर्ट किया, ठीक है। पर इन्होंने साफ साफ ये भी बोला है कि हमारे पास स्टिल पावर तो हमारे पास ही रहेगी कि हम बिना तुमसे पूछे भी पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, कंसल्टेशन करेंगे हम स्टेक होल्डर से, हम उनके व्यूज मांगेंगे, सजेशन लेंगे, उनके कमेंट्स फीडबैक्स वगैरह लेंगे ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेंसिटिव प्रोविजंस या फिर अमेंडमेंट अगर हमें एफटीपी में करना है। हम आपको 30 दिन का टाइम पीरियड भी दे देंगे कि आप अपने व्यूज वगैरह दे दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टिल पूरा राइट रिजर्व रहेगा कि वो सू मोटो फॉर्मुलेट, अमेंड और इनकॉर्पोरेट कर सकती है कोई भी प्रोविजन बिना आपका व्यू वगैरह लिए हुए भी, ठीक है। तो बस पागल बनने का तरीका मान सकते हो। फिर एक प्रोविजन डाला है पैरा, सॉलिसिटिंग ऑफ व्यूज, सजेशंस, कमेंट्स और फीडबैक्स। अगर आपके व्यूज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, हमने आपसे मांगी पर आपके व्यूज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो आपको रीजंस दे देंगे। अगर उनको रीजनेबल लगता है तो आपको रीजन देंगे कि हमने आपके व्यूज को क्यों कंसिडर नहीं किया। लेकिन सीजी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई मैंडेट नहीं कि उनको मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा, रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन व्यूज को इनकॉर्पोरेट नहीं करने का। अगर क्या हो, इससे ट्रेड रिलेशंस पे इफेक्ट पड़ सकता है किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ, या फिर फूड, इकोनॉमिक, नेशनल सिक्योरिटी जो इंडिया की वो अफेक्ट हो सकती है एडवर्सली, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ में दूसरी पॉलिसीज के साथ में।
स्ट्रैटेजिक कोई प्रोग्राम है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान है इंडिया का, या किसी भी हमारी कोई नॉर्मल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स इससे अंडरमाइन हो रहे हैं, सो उसके कारण अगर हो रहा है तो हमारे तो कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम तुम्हें बताइए कि हमने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी। फिर एड्रेस कर सकते हैं मैटर्स अनरिलेटेड टू ट्रेड और सीवियर नैरो प्राइवेट और स्पेशल इंटरेस्ट टू डिट्रीमेंट ऑफ और कंट्रारी टू द ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट और वुड रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो अगर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं या फिर उससे कुछ स्पेशल इंटरेस्ट है, कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट है, कुछ नैरो इंटरेस्ट भी है, अगर तो वो सब अगर कुछ भी अगेंस्ट जा रहा है तो फिर हम नहीं बताएंगे। और कोई भी लीगल राइट लोगों को नहीं मिल जाता किसी को भी कि अगर आपसे व्यूज मांगे गए हैं तो आप उनके रीजंस भी मांगो, अगर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता तो आपके पास कोई राइट नहीं है। सब राइट गवर्नमेंट के पास है, बस थोड़ा सा आपको से देने के लिए उन्हें कह दिया कि हमारी मर्जी होगी तो हम तुमसे व्यूज मांगेंगे, और हमारी मर्जी होगी तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं होगी तो नहीं भी करेंगे और रीजन भी नहीं बताएंगे। सो दिस इज द चेंज इन एफटीपी। तो ये अमेंडमेंट्स है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि इनको हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है, बट ठीक है हमने इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। परमानेंट एक्सक्लूजन देखो जो जीएसटी से रहते हैं उसमें एक और चीज इन्होंने डाल दी है। इससे पहले जो अल्कोहलिक लिकर का रहता था फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अब एक और चीज उसके साथ ही उसकी जैसी ही क्या है कि अगर कोई अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है या रेक्टिफाइड स्पिरिट है, इसका आइडियली यूज किसके लिए होने वाला है, इस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो उसको भी जीएसटी की पर्पज से बाहर कर दिया गया है। फिर शेड्यूल 3 के कुछ नॉन सप्लाई से उसमें 2 नॉन सप्लाई इंक्लूड करे गए। एक तो क्या है कि अगर इंश्योरर सर्विसेज दे रहा है किसको, री इंश्योरर को, जिसके लिए सीडिंग या री इंश्योरेंस कमीशन डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम विद द कंडीशन दैट एप्लीकेबल टैक्सेस आर पेड ऑन ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसको नॉन सप्लाई माना जाएगा। और दूसरा एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर टू को इंश्योरर्स। तो बेसिकली जो री इंश्योरेंस हो रहा है या फिर को इंश्योरेंस हो रहा है तो उसके केस में एडिशनल जीएसटी आपको नहीं लगाना रहेगा। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये कस्टमर है, ठीक है। ए से कस्टमर ने क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। सपोज यहाँ पे 10,000 का इंश्योरेंस हुआ, फिर ए ने क्या कर दिया, इसी चीज का री इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है। इस री इंश्योरेंस करवाने के सही सपोज इसने कुछ पैसा खुद के पास रखा क्योंकि ये बिजनेस तो यही लेके आ रहा है ए, तो सपोज इसने 2,000 रुपये रख लिया और 8,000 रुपये का प्रीमियम बी को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो ये कहना चाह रहे हैं और खुद के 2,000 के चार्जेस डिडक्ट किए, तो ये जो री इंश्योरेंस प्रीमियम रहा, एडिशनल प्रीमियम रहा, उसके लिए कुछ चार्जेस डिडक्ट हुए, तो ये कह रहे हैं दोबारा से आपको इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना अगर आप 10,000 पे ऑलरेडी जीएसटी लगा चुके हो, क्योंकि 10,000 में से तो ये कॉम्पोनेंट्स निकले हैं भाई, तो दोबारा से क्यों लगाना है। और दूसरा इन्होंने जो बोला है दिस इज अबाउट को इंश्योरेंस विच सेज कि सपोज मान लो इसके 10,000 का इंश्योरेंस था, ए है लीड इंश्योरर और बी है अदर इंश्योरर। सो अब ये क्या करेंगे, 10,000 का क्या करेंगे, आपस में बंटवारा भी तो करेंगे। सपोज 80% ये रख रहा है लीड वाला, 2,000 रुपये रख रहा है ये बी, ठीक है। अब अगर 10,000 पे इंश्योरेंस पे करने जीएसटी पे करने की ऑब्लिगेशन इस पे आएगी, लीड इंश्योरेंस पे रहती है, तो 10,000 पे जीएसटी अगर ए पे कर चुका है तो दोबारा इस अपॉर्शनमेंट पे दोबारा से रोना जीएसटी लगेगा। भाई ये 10,000 में सिर्फ निकले पैसे, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन सप्लाई कर दिया शेड्यूल 3 में। फिर है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर आरसीएम में है तो उसके लिए टीओएस चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि अर्लियर इस बार हमें देखना पड़ेगा 61st डे जो हम देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, अगर रेसिपेंट इनवॉइस इशू करेगा तो रेसिपेंट के डेट ऑफ इशुएंस से देखेंगे, इनवॉइस के डेट से देखेंगे, और अगर सप्लायर इनवॉइस इशू करता है आरसीएम में तो सप्लायर के इनवॉइस डेट से हम 61 डेज काउंट करेंगे। बाकी दो वही है, रिकॉर्डिंग पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट जब आपसे डेबिट हो आपके बैंक से। अगर ये सब अनसर्टेनेबल होता है तो फिर डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस एंड रेसिपेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर एक सेक्शन 11A इंसर्ट हुआ है विच इज अ वेरी वीक सेक्शन, नॉर्मल सेक्शन है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जीएसटी की जो रिकवरी है उसको वेव कर सकती है अगर उनको लगता है कि कुछ जनरली प्रेवलेंट प्रैक्टिस ऐसी थी कि सभी लोग इस तरीके से कर रहे थे कि
जैसे सपोज थोड़ी एम्बिगिटी थी प्रोविजन में, और सभी अभी तक 12% पर्टिकुलर चीज पे जीएसटी लगाए थे, जबकि एक्चुअली बाद में गवर्नमेंट क्लैरिफाई करती थी नहीं 18% लगना चाहिए। तो अभी तक जितनी भी ये शॉर्ट रिकवरी हुई है या किसी केस में मान लो नॉन रिकवरी हुई है, जीएसटी नहीं कलेक्ट हुआ है, तो गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कह सकती है कि अभी तक जो आपने किया उसको हम वेव करते हैं, उसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, पर आगे से आपको 18% लगाना रहेगा। तो गवर्नमेंट कैन डू सो। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसको करने से बिजनेसेस अनफेयरली पेनलाइज होंगे, उनके ऊपर अननेसेसरी पेनल्टी लग जाएगी, जबकि उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था कोई फ्रॉड करने का, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। फिर सेक्शन 17(5) में अमेंडमेंट आया ब्लॉक क्रेडिट में, जिसको वो कहते हैं कि ब्लॉक क्रेडिट रहेगा अगर आपका 74 में आपने टैक्स पे किया है तो उसका आईटी से आपका ब्लॉक रहता है। तो ये अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, और सेक्शन 129 और 130 का यहाँ पे रेफरेंस हटा दिया, ध्यान रखना। फिर वही 74A का जो मैंने कहा कि जहाँ पर भी 73-74 का रेफरेंस आपको मिले, वहाँ पे 74A का रेफरेंस भी आप मान के चल लेना आपसे। टीडीएस की रिटर्न अब आपको मैंडेटरी देनी ही है हर कैलेंडर मंथ में, अगर आपने कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं भी किया है किसी मंथ में तो भी। जेआरएस का जो रिफंड है वो आप क्या हो सकता है, सेक्शन 54 में आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, आई मीन, ठीक है। तो आपने जो जेआरएस करी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया उसका रिफंड आप सेक्शन 54 के थ्रू ले सकते हो। फिर सेक्शन 71A इंसर्ट हुआ है विच सेज कि अगर आपको समन इशू हुआ है तो आपको अटेंड करना ही करना रहेगा, चाहे आप खुद करो पर्सनली या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अटेंड करो। एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट, और जो भी पर्सन अपेयर हो रहा है उसको प्रूफ वगैरह देना कहना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स उसको देने पड़ेंगे, उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करवाया जा सकता है जो भी रिक्वायर्ड हो। सेक्शन 73-74 में क्या चेंज आया कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक अब एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके बाद से 74A का इंसर्शन कर दिया गया है। सेपरेशन की डेफिनेशन यहाँ से हटा दी क्योंकि इसको आप 74A में इंसर्ट कर दिया गया है। 74A क्या है, बिल्कुल 73-74 के जैसे है, बट यहाँ पे इनको दोनों को अनसोल कर दिया एक तरीके से। तो फ्रॉड प्लस नॉन फ्रॉड के लिए अब हमें 74A को ही रेफर करना रहेगा। सो अनपेड शॉर्ट पेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफंडेड अगर हुआ है या फिर रॉन्गली अवेल आईटीसी है, यूटिलाइज आईटीसी है, किसी भी रीजन के लिए फ्रॉड चाहे नॉन फ्रॉड, तो 74A का रेफर करना पड़ेगा आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड से। कोई नोटिस नहीं आएगा अगर टैक्स सिंबल 1000 से कम का है। यहाँ पे एससीएन का टाइम लिमिट साफ साफ इन्होंने 42 मंथ्स सिंपल वे में कर दिया है। सो 2 ईयर 9 मंथ्स और 4 ईयर 6 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। एनुअल रिटर्न की डेट से, ड्यू डेट से या फिर एनॉर्मस रिफंड की डेट से। एडिशनल स्टेटमेंट्स कैन बी इशूड फॉर पीरियड्स अदर देन इन एससीएन अगर सेम ग्राउंड्स हैं। मान लो इस ईयर में भी आपने डिफॉल्ट किया, नेक्स्ट ईयर में भी किया, तो दोनों के लिए आपको अलग से नोटिस इशू नहीं करने। मैं सिर्फ कह दूंगी पिछली बार की तरह ही यहाँ पे भी है, बस स्टेटमेंट इशू कर दूंगी कि इस ईयर के लिए आपका कितना टैक्स बनता है। पेनल्टी यहाँ पे कैसे रहेगी, एज इट इज पेनल्टी है कि अगर जैसे फ्रॉड नहीं किया है आपने तो वॉलंटरी पे कर देते हो बिफोर एससीएन, कोई पेनल्टी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर 60 डेज ऑफ एससीएन, यहाँ पे 60 डेज आ जाएगा, ठीक है, तो विद इन 60 डेज ऑफ एससीएन करते हो तो यहाँ पे तब भी कोई पेनल्टी नहीं है। ऑर्डर के 60 डेज में करते हो तो फिर 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever is higher, और आफ्टर 60 डेज ऑफ ऑर्डर करते हो तो भी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever is higher लग जाएगा। पर वही फ्रॉड हुआ है, वॉलंटरी पे करते हो तो 15%, 60 डेज में पे कर देती हो एससीएन से तो 25, नहीं तो फिर 50, ऑर्डर से 60 डेज में करोगे तो ऑर्डर के भी 60 डेज के बाद करोगे तो 100% 60 डेज, ठीक है। पीयू डिटरमाइन करेगा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आफ्टर रिप्रेजेंटेशन उनको एंड शेल देन इशू ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर की इशुएंस मतलब सॉरी एससीएन की इशुएंस के आपको 12 महीने में ऑर्डर इशू करना पड़ता है, इसको 6 महीने से बढ़ाया भी जा सकता है। अगर अमाउंट पे शॉर्ट है तो आपको फिर अलग से जो शॉर्टफॉल है उसके लिए नोटिस इशू कर दिया जाएगा। और अगर सेल्फ असेस टैक्स की पेमेंट में अगर आप क्या करते हो, डिफॉल्ट करते हो या फिर कलेक्टेड टैक्स को आप पे नहीं करते हो 30 दिन से ज़्यादा तक, ठीक है, तो फिर उसके केस में ये पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी ही लगेगी, आप इससे बच नहीं सकते। दैट इज 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever is high। अगर आपने पूरा टैक्स पे कर दिया तो जो भी प्रोसीडिंग्स है वो डीम हो जाएगी कंप्लीटेड, ठीक है। मेन टैक्स पेयर है, जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म पे हो रही थी प्रोसीडिंग, उसके पार्टनर्स के ऊपर भी उसके कारण प्रोसीडिंग्स हो रही थी, तो अगर पार्टनरशिप फर्म की ही प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो गई, खत्म हो गई, फिर बाकियों की भी ड्रॉप हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। अदर्स की भी कंक्लूड कर दी जाएगी। सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि
इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी गई है जीएसटी लॉ में, रिक्वायर करी गई है, पर आप डिक्लेयर नहीं करते हो। जैसे मान लो रिटर्न स्टेटमेंट्स में, रिपोर्ट्स वगैरह में आपको कुछ देनी थी, पीओ ने क्वेरी करके मांगी है तो आपको देनी पड़ेगी। पर अगर मुझसे कुछ मांगा ही नहीं गया तो मेरे पास जबरदस्ती नहीं कि मैं हर चीज ही बताऊं भाई, ठीक है। सो मेरी ये ड्यूटी नहीं है कि मैं सब कुछ ही डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज करूँ अगर कहीं भी मुझे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 75 2A में बहुत सिंपल चीज करिए, जैसे पहले 73 74 में होता था। 74 में अगर केस फॉल नहीं हो रहा तो 73 में उसको कवर कर लेते थे, अगर जो आपका SCN है वो 73 के टाइम लिमिट्स के अंदर इशू हो गया था। तो यहाँ पे भी सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे तो टाइम लिमिट भी सेम है। तो इन्होंने सिंपल सा कहा है कि अगर मान लो फ्रॉड वगैरह बाद में नहीं मिलता है तो आप इसको नॉर्मल केस बना के लोअर पेनल्टी वाला तरीके में इसको फॉल करा दो। तो मतलब अगर मान लो बाद में पता चलता है कि इधर फॉल नहीं हो रहा, फिर इसको इधर फॉल कर दो, सिंपल। और यहाँ पे तो टाइम लिमिट का भी कोई खेल हमें देखना है, क्योंकि दोनों के लिए सिंगल टाइम लिमिट। फिर सेक्शन 122(1)B में ये कह दिया, पहले क्लैरिटी नहीं थी, बट अब क्या कहा है कि इको यहाँ पे वही कवर होंगे जिनको TCS कलेक्ट करना रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 52। तो ऐसे इकोज जो TCS कलेक्ट नहीं करते, जैसे मान लो 95 में है तो फिर TCS कलेक्ट नहीं होता, तो फिर उनके ऊपर ये वाली पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। पेनल्टी क्या है? 10,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर। फिर प्री डिपॉजिट में थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के सामने करते हो तो ये 25 करोड़ मैक्सिमम होता था और 50 करोड़ IGST में, इसको आप 20 करोड़ और 40 करोड़ कर दिया गया। अपीलेट अथॉरिटी बोलती हूँ। पर अगर GST के सामने है अपील तो मैक्सिमम प्री डिपॉजिट 20% से 10% कर दिया गया है। एक तो परसेंट में चेंज है, उसके अलावा 50 करोड़ और 100 करोड़ होता था मैक्सिमम अमाउंट, तो अब इसको भी 20 करोड़ और 40 करोड़ कर दिया गया। और फिर है कि सेक्शन 112 को भी थोड़ा अमेंड किया गया है, विच सेज कि रिवाइज टाइम लिमिट दे दिया अपील्स फाइलिंग की एप्लीकेशन बिफोर GST की, and then 6 months of such time limit whichever is later will be considered. Also, कि 1126 has been amended कि GST admit कर सकते हैं अपील by the department within 3 months after expiry of specified time limit of 6 months. So 6 months के टाइम लिमिट के एक्सपायर होने के बाद भी 3 महीने के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो। और जो एक हमने ऊपर देखा था कि वो जो 3+3 और डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट whichever is later, वो मैंने यहाँ पे भी कवर कर रखा है, जो हमारे नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है। और 6 months ऑन डेट नोटिफाइड whichever is later, वो वाला ही कॉन्सेप्ट है GST की अपील का। और 32 और CGST एक्ट, ये तो बहुत ही बकवास है, इसलिए सबसे लास्ट में इंक्लूड किया है मैंने, कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अब उसको आप कैंसिलेशन को रिवोक करवा रहे हो, ठीक है, तो वो ऐसी कंडीशंस और ऐसी रिस्ट्रिक्शंस से सब्जेक्ट टू रहेगा जो प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। पर जो प्रिस्क्राइब नहीं करी तो इस सेक्शन का क्या ही रेलिवेंस है, आप सोच के देखना। सो ठीक है, इसको बस इंक्लूड कर दिया है मैंने। सो ये आपके सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। एंड अगेन, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एग्जाम लेवल फील्ड में प्रैक्टिस करना तो फिर आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर ही सकते हो, मैंने बता दिया है। तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी हम टॉप लेवल क्वेश्चंस बनाएं ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए सबकी। और फिर भी इसके अलावा भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट्स में। और ये PDF मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल में, जी ड्राइव पे भी, सो आप वहाँ से एक्सेस कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपने मे के अमेंडमेंट्स इनकेस किसी ने कवर नहीं कर रखे थे तो वो भी कवर कर लेना, वो तो एप्लीकेबल रहेंगे ही आपके ऊपर ऑब्वियसली, अगर आपने बहुत पहले क्लास ले रखी थी। सो दैट्स ऑल एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल कि आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम्स क्लियर करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। राधे कृष्ण।